हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका जेवीसी जॉइंट वेंचर क्लासेस में। आज ये हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का तीसरा लेक्चर है और हम इसमें जो है आज पूरा चैप्टर जो है खत्म करने वाले हैं। इसके बाद आपको इसकी असाइनमेंट दी जाएगी कल, यानी वेडनेसडे को, 8 सितंबर को। तो आप उस असाइनमेंट को एमसीक्यूज वाली अटेम्प्ट करें और अपने आंसर्स जो है अपने हमारे जॉइंट वेंचर क्लासेस के ग्रुप पे जो है टेलीग्राम पे पोस्ट करें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहली चीज जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का आज जो हम पार्ट शुरू करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स से। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो इसकी पहली एप्लीकेशन है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के काम आता है। इसका एक सिंपल सादा फॉर्मूला है, आपको बस यही याद रखना है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हो, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, दूसरी बात इसी से निकल के आती है कि कोलिनियरिटी अगर आपको वो करनी हो, कोलिनियरिटी पे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको बस एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देना है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रूव हो जाएंगे क्योंकि कोलिनियरिटी में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल जो है बनेगा ही नहीं। क्योंकि एक ही लाइन पे लाई करेंगे तीनों पॉइंट्स, तो जो एक दो तीन तीन पॉइंट से बनता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। ठीक है, एक बाकी इक्वेशन निकालने की भी आती है कि उसमें हम क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट की एक और चीज है जो आपको सर्कल्स वगैरह में पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो, स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई वन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x1 y1 1, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर x2 y2 1, x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर x3 y3 1 इक्वल टू 0। ये निकालने के काम आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, अ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का काम आएगा जब 3 पॉइंट्स दे रखे हो, इससे इक्वेशन निकल जाएगी। अगर 4 पॉइंट्स दे रखे हो और कोलिनियरिटी प्रूफ करनी हो, ठीक है, तो इसमें इस वाली जगह पे चौथे पॉइंट की जो है ये डाल दो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा x4 y4 x4 y4 ऐसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया जाए, वर्टिसेस क्या है उसके, 1 4 2 -3 और -5 -3। तो हमने जैसे पढ़ा था x1 y1 1, x y फिर 1, पहला डाल दिया। और दूसरा डालो 2 -3 1 -5 -3 1। इसको करना है इक्वल टू एरिया, इसका हाफ करना है, क्या बाहर हाफ आएगा। इसको सॉल्व कर लो, हाफ को बाहर ही रहने दो। तो 1 इंटू -3 प्लस 3 -4 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 1 -6 और ये -15। इसका मॉड आता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। -3 प्लस 3 गया, -4 इंटू 7 प्लस 23, ये आ गया हाफ ऑफ -28 प्लस 23, आ गया मॉड ऑफ -5/2, आ गया 5/2। इसका एरिया गलती की हमने, 21 आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो हो जाएगा
और ये होगा -28 -21, मतलब -49/2 का मॉड, मतलब 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे निकालना है। अगर आपको इसमें एक और क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया जाए और बीच में कोई वर्टेक्स का निकालना हो, ठीक है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट्स और आपको कह दिया जाए कि वर्टिसेस जो हैं वो है 2 -6 5 4 और K4, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ K निकालनी है। कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें बस आपको एरिया दे रखा है हाफ ऑफ दिस 2 -6 1 5 4 1 K4 1 इक्वल टू 35, हाफ उधर चला जाएगा 70, 2 × 4 - 4 प्लस 6 × 5 - K प्लस 1 × तो बताओ 20 - 4K। ठीक है, ये तो हो गया 0। 6 × 30 -6K प्लस 20 -4K, 10K आ गया -10K, और ये आ गया 50 70 70 इज इक्वल टू 50 - 10K। ठीक है, तो आप ऐसा ऐसा करो कि इसको 35 रहने दो और यहाँ पे जो है हाफ, इसमें आएगा 25, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ गया 50 - 10K, लेकिन यहाँ पे जो है मॉड है, तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। 50 - 10K इज इक्वल टू 70, और एक केस आएगा 50 - 10K इज इक्वल टू -70, -70 -50 इज इक्वल टू 10 -10K गया। K की वैल्यू एक बार 12 आ गई, और एक बार आएगी K की वैल्यू, यहाँ पे 20 चला गया 10, तो K की वैल्यू आएगी एक बार -2। K की दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, एक बार -2 और एक बार 12। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बात पे कि अगर हमें दे रखा है कि A0 0B और XY तो लीनियर है, ठीक है, और हमें X/A Y/B की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। A0 1 0 B 1 XY 1 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, B - Y -0 इंटू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 0 इंटू Y माइनस BX इज इक्वल टू 0। AB - AY माइनस BX इज इक्वल टू 0। AB - AY इज इक्वल टू BX। ठीक है, अब AB से डिवाइड कर दो पूरे को, तो AB/AB माइनस AY/AB प्लस BX/AB, BB गया AA गया, AB गया, तो 1 इज इक्वल टू X/A प्लस Y/B। X/A और Y/B की वैल्यू होगी 1, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आती है एक बात माइनर्स और कोफैक्टर्स की, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हमने डिटर्मिनेंट निकालते वक्त एक बात की थी कि अगर आप रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो और ये वाला कोई एलिमेंट है 1 2 3 0 1 0 और 3 2 1, अगर ये कोई एलिमेंट है इसको देखना हो तो हम क्या करते हैं, इसकी रो और इसका कॉलम हटा देते हैं। ठीक है, और आपको ये चीज बचती है
अब इसमें जो ये चीज बची है ना, ये जो इसमें ये चीज बची है, इसमें जो ये चीज बची है, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इस एलिमेंट का माइनर होगा। ठीक है, यानी कि सेकंड में देखते हैं, अगर सेकंड ये देखें, इसका रो हटाएं, इसका कॉलम हटाएं, तो ये जो डब्बा बचा, ये जो बचे हुए हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे हम, वो उसका माइनर होगा। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं कि अगर हमें इसका निकालना है, इसका माइनर हम ए ऐसे ए से रिप्रेजेंट, इसका माइनर हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एम ऑफ वन वन, यानी माइनर ऑफ एलिमेंट वन वन, यानी इसका हमने माइनर निकालना है। तो इसका हमने ये हटाया, रो हटाया, इसका कॉलम हटाया, इसका हमें ये बचा बस, ये बचा बस। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, 1 × 1 -2, तो 1 -2 × 0 आ गया 1, तो माइनर ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे अगर हम सेकंड का निकालना हो तो सेकंड की रो और सेकंड को कॉलम को हटा दो, जो ये डब्बे बचे, माइनर ऑफ 1 2, तो ये हो गया 0 × 1 तो 0, -3 × 0, ये आ गया 0, आंसर है 0। इसका तो मतलब है कि माइनर ऑफ 1 2 0, तो यानी कि अगर हम इन सबको ऐसे करते जाएं, 3 फिर 3 को हटा के हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला अगर, तो ये आ गया माइनस ऑफ 1 3 इज इक्वल टू -3। जैसे हमने इसका आगे निकाला तो दिस मिसिंग हो गया ना, है ना, एक और डबल बना देते हैं जो एकदम क्लीन रहेगा, 1 2 3 0 1 0 3 2 1। अब अगर हमने इसका निकालना हो, m ऑफ 2 1, इसकी रो को हटाया, इसको कॉलम को हटाया, तो 2 -6 इज इक्वल टू -4, तो m21 तो आ गया -4। m22 निकालना हो तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये बचा 1 -9, तो -8 आ गया। अब इसी माइनर्स के हिसाब से, अब अगर सारे माइनर्स को एक जगह लिखें तो माइनर्स का एक डब्बा बन जाएगा, यानी 1 0 -3 और -4 -8 और सो जो जो आएंगे इनके माइनर्स। ठीक है, अब इसमें जो है आपका माइनर्स आएगा। ठीक है, इस डब्बे में आपके सारे माइनर्स आ गए। माइनर्स और कोफैक्टर्स में क्या फर्क है, माइनर और कोफैक्टर में यही फर्क है कि हमने जो पहले पढ़ा था ना, पहली पहली वाली क्लास में आई गेस, हमने ये पढ़ा था कि प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, क्या रूल फॉलो होता है, ये चीजें माइनस होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसी में माइनर के डब्बे में, माइनर के जो डब्बा है, जो हमने डब्बा बनाया है, इसमें क्या डब्बा था, ये जो डब्बा बनाया हमने, इसको कॉपी करते हैं, ये जो हमने डब्बा बनाया है यहाँ पे, अब इसमें अगर हम इन एलिमेंट्स में माइनस साइन डाल दें, 1 0 0 का 0 होता है, -4 का -8, और यहाँ पे माइनस आएगा, और इस जगह भी माइनस आएगा, माइनस ऑफ सो एंड माइनस ऑफ सो, जो जो आएगा यहाँ पे एलिमेंट। तो हमें इन चारों एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, तो वो उस माइनर का को फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया, बस यही याद रखो। वैसे इसका एक रूल है, अगर आपको रूल याद रखना है तो आप रूल भी याद कर सकते हो, ए आई जे ऑफ -1 × I+J। ठीक है, MIJ, समझ आया, यानी कि ये होता है कोफैक्टर, ये होता है माइनर। आपको अगर माइनर में साइन लगाना है ना, साइन, तो साइन कहाँ कहाँ लगेगा, साइन लगाने का एक रूल है कि -1 ⁻⁻⁰ यानी कि I+J का सम अगर इवन होगा, यानी कि 2 यानी कि 2 × 2 की जगह हो गई, या 3 3 की जगह हो गई। ठीक है, ठीक है, तो जैसे 3 3 की जगह हो गई, या ऐसा कुछ हुआ, तो फिर इसमें उस जगह पे आपका
पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। 2 2 में पॉजिटिव आएगा, 2 2 पॉजिटिव क्या, ये 3 3 में पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, बचे कौन सी जगह, 1 2 3 4। अब ये चेक कर लो आप, चाहे चेक करना हो तो, अगर विश्वास ना हो तो इस पे चेक करो। इसका क्या है आपका 1 2, अगर -1 रेस टू पावर 1 + 2 आएगा तो ये आगे -1 रेस टू पावर 3, तो ये आगे -1, इसलिए हम आगे माइनस का साइन लगाते हैं। इससे हमने ट्रिक बता दी थी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एडजॉइंट की बात करते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट होता है कि आपने जो कोफैक्टर्स निकाले हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपने जो निकाले हैं कोफैक्टर्स, इनका अगर जब हम ट्रांसपोज ले लें, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, या तो अ, इसकी ना एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, प्रॉपर्टीज। पहला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए निकाला फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है, पता ही है आपको, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो एडजॉइंट ऑफ ए का, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि एक में ए रेस टू पावर ए का डिटर्मिनेंट निकाल के n-1 कर दूं, जहां पे n है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तीसरी बात आती है कि अगर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से, अगर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, एक रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करा जाए, तो उसका सम जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि आपका एक डब्बा है जिसमें A11, A12, A13 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो A11 होगा, इसका कोफैक्टर A12 होगा, और इसका कोफैक्टर A13 होगा। इसमें मल्टीप्लाई किया एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो इसका आया ये। लेकिन अगर कभी गलती हो जाए हमसे कि हम उसके कोफैक्टर से छोड़ के दूसरे किसी रो को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गलती भारी पड़ जाएगी, ठीक है। उसका आंसर 0 आ जाएगा, समझे। अगर अपने रो का एलिमेंट है, यानी A11 है, A12 है, A13 है, और अगर हमने उसके कोफैक्टर्स की जगह सेकंड रो के कोफैक्टर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यस। अब एक और प्रॉपर्टी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा ए का डिटर्मिनेंट माइनस रेस टू पावर n-1 का होल स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये उसका आंसर आएगा। अब अगर हमें निकालना हो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, कि अगर a इज इक्वल टू, ये दे रखा हुआ हमें 5 2 1 1 1 1 और 2 3 2, और अगर हमें निकालना है फाइंड a इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए,
तो हम कैसे निकालेंगे? तो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली, ये प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 5 × 2 - 3 -1 × 4 - 3 +2 × 2 - 1 × I। ये आ गया 5 × -1 -1 × 1 +2 × 1 -5 -1 +2। ये आ गया -4I के इक्वल। और ये आंसर हो गया तुम्हारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। बस तुम कहाँ ए निकालते, फिर ए का एडजॉइंट निकालते, ए तुम्हें दे रखा था, फिर उस पर एडजॉइंट निकालते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर आंसर आता। इससे बढ़िया प्रॉपर्टी लगाओ, आसान है, ठीक है। एक बात आती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। अगर पहली तो बात होती है कि इनवर्स का मतलब है, अगर ऐसे तुम्हें पूछा जाए कि एमसीक्यू में कि कुछ दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, तो इनवर्स का मतलब है कि ए अगर एक मैट्रिक्स है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, यानी कि आई आ जाए। मतलब कि अगर 3, अगर तुम्हें एक नंबर दे रखा है 3 और तुम्हें बोला है कि 1 बनाना है, ठीक है, तो तुम 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए? आप 1/3 मल्टीप्लाई करोगे, अभी तो बनाएगा, ठीक है। तो वहां पे 1/3 3 का इनवर्स हुआ, समझे। अगर तुम्हें बोला जाए कि 2 में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, तो तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे? तुम 1/2 मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो 1/2 है वो इनवर्स हो गया 2 का। ऐसे ही अगर ए तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखा है और तुम्हें बोला जाए कि तुम ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ए आई आ जाए, तो तुम ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे। ए इनवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रेज टू पावर -1। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी भी है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे बोला जाए कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आई है, ठीक है, और तुम्हें ए का इनवर्स पूछे, तो तुम बोलोगे कि बी जो है वो इनवर्स है ए का। ये जो है वो ए का इनवर्स है, ठीक है। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी हमने पहले तो पढ़ी ली, ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, वो आई के इक्वल ही आएगा। बहुत कम आने वाली है ये चीज, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ए इंटू बी का इनवर्स करा अगर हमने, तो ये आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। हाँ, एक बात है कि पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, तो हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये उल्टा हो जाता है। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना ट्रांसपोज में, कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज, तो ये उल्टा हो जाता है। हाँ, इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है ऑर्डर। इस ऐसे भी ऐसे नहीं लिख सकते तुम। बोला जाए कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स करो या ए का इनवर्स लेके ट्रांसपोज कर दो, तो बात एक ही रहेगी। समझ रहे हो? अगर ए का ट्रांसपोज है उसका इनवर्स करो या फिर ए का इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज करो, तो तुम्हारा आंसर सेम आना है, ठीक है। अगर एक बात कही जाए कि ए एक्स जो है आई है, ए वाई जो है आई है, और ए जेड भी आई के इक्वल आ रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए का इनवर्स, ठीक है। तो सर इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं रखना और डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, जो कि बहुत बेवकूफी वाला काम है लेकिन कभी कभी निकालना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
यानी कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको ए इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म होती है बात एडजॉइंट की। और इस पे आएंगे क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे कल वाले असाइनमेंट में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन दी जाए, अगर d2x d2y c2z इक्वल टू d2 d3x d3y c3z इक्वल टू d2 d3, अगर आपको 3 इक्वेशन दी जाए और सपोज मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि आपका सिस्टम की क्या वैल्यू होगी, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? या तो एक फॉर्मूला है एडजॉइंट से कर लो, कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आसान मतलब उसमें क्या करो, आपको एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करना होता है जिससे इसके कोएफिशिएंट्स है, इसमें ये आएंगे, इनके कोएफिशिएंट्स आएंगे। अब अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स को देखो तो ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो है एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो आप इनको एज इट इज लिख दो, C1 C2 C3। ठीक है, एक बात है कि अगर या आप इससे आपको डी मिल जाएगा, अगर आपका शुरुआत आप पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, रूल ये है कि पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर डी इक्वल टू 0 आ जाए तो मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आए तो मतलब यूनिक वाला तो कैंसिल हो गया। अब इसके या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर इसके नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे हम, d1 d2 d3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर नो सॉल्यूशन मिले अगर d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया अगर, तो फिर अगर d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो फिर नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। अब इसमें d1 है क्या, d1 है ये डब्बा, मतलब d1 का नाम लेता है ये डब्बा। ठीक है, तो d1 का मतलब है कि d को फर्स्ट एलिमेंट, इसको हमने मान लिया, d1 का मतलब है, इसको हमने d स्मॉल d मान लिया, तो d1 का मतलब है कि अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को हटा के d1 के एलिमेंट्स आ जाए। C3। ठीक है, d2 का मतलब है कि सेकंड रो को हटा के आ जाए। थर्ड रो, d3 का मतलब है, d3 का मतलब है कि थर्ड रो को हटा के आ जाए। अब इसमें कॉलम में क्या आ सकते हैं, नहीं कॉलम में नहीं आ सकते, आपको इसमें रो में ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, d1 d2 d3, तो अगर ये d1 d2 d3 तीनों जीरो आ जाए, तीनों की वैल्यू जीरो आ जाए, तो फिर मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो आ जाए तो मतलब कि ये नो सॉल्यूशन का केस है। नया टॉपिक शुरू करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट। तो अब इसकी असाइनमेंट आपको कल मिलेगी वेडनेसडे यानी कि, आप अच्छे से करिए उस असाइनमेंट को, और अपने डाउट्स वगैरह जो है आप जेबीसी ज्वाइंट वेंचर क्लासेस के ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।